एज यू गाइज नो कि मार्केट में जितनी भी कंपनीज है वो अब धीरे धीरे जेटपैक कंपोज की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो क्या इसका सिर्फ यही रीजन है कि जेटपैक कंपोज में डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है, या फिर जेटपैक कंपोज का जो लर्निंग कर्व है वो बहुत ही ज्यादा इजी है, या फिर जेटपैक कंपोज के अंदर डिक्लेरेटिव यूआई यूज करा जाता है? सो द आंसर इज नो। इसका एक और रीजन है एंड दैट इज इजी एनिमेशंस। जेटपैक कंपोज में एनिमेशंस को इम्प्लीमेंट करना इतना ज्यादा आसान है कि भाई साहब क्या ही बताऊं मैं। तो अगर आप उन लोगों में से हो जो कि XML से जेटपैक कंपोज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, then trust me, you guys are going to love Jetpack Compose. And to be honest, I personally know what kind of pain it was to make even simple animations in XML. So यार इस वीडियो में हम लोग एनिमेशंस को इन Jetpack Compose बहुत ही ज्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। एंड आई कैन गारंटी दैट इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको कहीं और जाके सीखना नहीं पड़ेगा, एंड दैट्स अ प्रॉमिस। हम यहाँ पे एनिमेशंस को बहुत सिंपल एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। ऑल्सो मैं आप लोगों को एनिमेशंस के रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स जो है उनको भी एकदम सिंपल वे में समझाऊंगा। सो ये आपको आगे जाके हर जगह काम आएगा, फिर भले ही आप किसी और टेक्नोलॉजी पे वर्क क्यों ना कर रहे हो। तो सबसे पहले समझते हैं कि एनिमेशन होता क्या है। तो यार अगर मैं आप लोगों को सिंपल वर्ड्स में समझाऊं, then animation is when a value gets changed exponentially but in a given span of time। तो यहाँ पे जो टर्म वैल्यू है वो किससे रेफर कर रहा है? तो देखो, जितने भी एनिमेशंस होते हैं वो सारे के सारे इन 4 वैल्यूज को ही चेंज करके बनाए गए होते हैं, विच आर रोटेशन मतलब घुमाना, आपका ऑब्जेक्ट कितना घुमाया हुआ है या फिर टिल्ट करा हुआ है वो। नंबर 2 ट्रांसलेशन मतलब पोजीशन, उसकी पोजीशन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अलोंग कितनी ज्यादा चेंज हो रही है वो। नंबर 3 स्केलिंग यानी जूम, मीन्स आपका ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा जूम या जूम आउट करा हुआ है वो। एंड फोर्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट ओपेसिटी यानी ट्रांसपेरेंसी, मतलब आपके ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी कितनी है। सो लेट अस स्टार्ट विद रोटेशन। रोटेशन में वैल्यूज की रेंज कितनी होती है? रोटेशन में ऐसे तो कोई फिक्स रेंज नहीं होती है, लेकिन रोटेशन में 0 का मतलब होता है नो टिल्ट या नो रोटेशन, और 360 का मतलब होता है कंप्लीट टिल्ट या फुल रोटेशन। ट्रांसलेशन में भी कोई रेंज नहीं है, इट कैन गो to plus infinity to minus infinity, that too for both x as well as y axis। स्केलिंग में मिनिमम वैल्यू होती है बट मैक्सिमम नहीं। यहाँ मिनिमम वैल्यू होती है 0, मीन्स ऑब्जेक्ट दिख ही नहीं रहा है, और 1 का मतलब होता है उसका ओरिजिनल साइज। फिर उसके बाद आप जो भी नंबर्स दोगे दैट विल बी काउंटेड एज हाउ मच टाइम्स द साइज विल बी बिगर देन द ओरिजिनल वन। जैसे लेट्स से 2 मीन्स ओरिजिनल के साइज का डबल, और 3 मतलब ओरिजिनल साइज का ट्रिपल यानी कि 3 गुना, एंड सो ऑन। ओपेसिटी की रेंज फिक्स होती है 0 से लेके 1 तक, जहां 0 का मतलब होता है इनविजिबल और 1 का मतलब होता है कंप्लीटली विजिबल, और इनके बीच की जितनी भी वैल्यूज होती है वो मल्टीप्लाइड बाय 100 विल गिव यू द परसेंटेज ऑफ द विजिबिलिटी। फॉर एग्जांपल 0.5 मींस 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल्स टू 50%, यानी इसकी विजिबिलिटी 50% है। तो अभी आप लोगों को पता चल गया होगा कि एनिमेशंस क्या होते हैं। तो आई होप आप लोग रेडी होंगे ये समझने के लिए कि कंपोज में एनिमेशंस कैसे बनाए जाते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विथ डिफॉल्ट एनिमेटेड कंपोजेबल्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये होते क्या है। तो जेटपैक कंपोज में एनिमेशंस को आसान बनाने के लिए कुछ डिफॉल्ट कंपोजेबल्स दिए गए होते हैं, जिनका यूज करके हम लोग एनिमेशंस को आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इन एनिमेटेड कंपोजेबल्स को आप इनके स्पेसिफिक यूज केसेस के हिसाब से सिलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग मेनली 3 कंपोजेबल्स की बात कर रहे होंगे। नंबर 1 एनिमेटेड विजिबिलिटी। आप इस कंपोजेबल को तब यूज करेंगे जब आपका जो ऑब्जेक्ट है या कह लो आपका जो कंपोजेबल है उसको आपको हाइड और शो करवाना हो, बट अलोंग विथ एन एनिमेशन। सो लेट्स सी विथ एन एग्जांपल कि हम इसे कोड में कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक फ्लोटिंग बटन है जिसकी क्लिक के ऊपर मैं इस रेड बॉक्स को हाइड और शो करवा रहा हूँ। तो अगर आप इसका कोड देखोगे तो ये भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो यहाँ पे हमारे पास एक बूलियन स्टेट डिक्लेयर करा हुआ है, और इस बटन की क्लिक के ऊपर हम उस बूलियन स्टेट को टॉगल करवा रहे हैं, और यहाँ पे मेरे पास एक सिंपल इफ कंडीशन है उस स्टेट के ऊपर, यानी कि अगर इसकी वैल्यू ट्रू होगी तो ये जो बॉक्स है वो दिखेगा, नहीं तो ये हाइड हो जाएगा। बट यहाँ पे अभी ये जो चीज हो रही है वो एनिमेशन के बिना हो रही है। तो हम इसमें एनिमेशन कैसे डाल सकते हैं? तो यहाँ पे आपको सिंपली इस इफ को रिप्लेस कर देना है विथ एनिमेटेड विजिबिलिटी, और इस एनिमेटेड विजिबिलिटी के अंदर आपको एक बूलियन स्टेट पास करना होता है, एंड दैट्स इट। अब इसके अंदर का जितना भी कंटेंट होगा वो इस स्टेट की वैल्यू के अकॉर्डिंग हाइड और शो होगा, बट अलोंग विथ एन एनिमेशन। लेट्स टेक अ लुक एट आवर आउटपुट।
Now what if I want to customize this a little bit? For example, what if I want to change the enter and exit animations of this? Well, you can do this with the help of two parameters, that is enter and exit. इन दो पैरामीटर्स में आप इंडिविजुअली अपने एंटर और एग्जिट ट्रांजिशंस को पास कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ डिफॉल्ट ट्रांजिशंस मिल जाते हैं जिनमें से आप किसी को भी चूज कर सकते हो। तो सपोज करते हैं मुझे एंटर में फेड इन एनिमेशन चाहिए और एग्जिट में फेड आउट एनिमेशन चाहिए। तो देखते हैं हमारा जो आउटपुट है वो कैसा दिखता है। Let's take a few more examples, जैसे scale in and scale out, expand vertically and shrink vertically, expand horizontally and shrink horizontally. Now let's go one step ahead in this. What if I want to add more than one transitions to this enter or exit? You can simply do this by chaining them with the plus operator. For example, fade in plus expand vertically and fade out plus shrink vertically. Also, अगर आप दो से ज्यादा transitions को mix करना चाहते हो तो वो भी आप बहुत ही ज्यादा आराम से कर सकते हो। Cool, isn't it? Now, let us go even one step ahead of this. What if I want to customize the default transitions as well? Don't worry, it's pretty simple. Let's say हमें यहाँ पे fade in और fade out transition जो है उसका duration बदलना है। तो ये कैसे करेंगे? It's simple. आपको यहाँ fade in और fade out के अंदर animation spec करके एक पैरामीटर मिलता है जिसमें आप twin पास कर सकते हो और इस twin में आप duration को पास कर सकते हो, यानी कि ये एनिमेशन कितना लंबा चलेगा या कितनी देर लगाएगा कंप्लीट होने में। तो यहाँ पे सपोज करो मैं देता हूँ 4000 milliseconds, which is 4 seconds. So let's see how it looks. And now our animation takes 4 seconds to complete. यहाँ पे आपको कुछ और पैरामीटर्स भी मिल जाते हैं जैसे डिले एंड ईजिंग। डिले का मतलब होता है कि आपका एनिमेशन ट्रिगर होने के बाद कितनी देर बाद चलना स्टार्ट होगा। सपोज करिए यहाँ पे मैं देता हूँ 2000 milliseconds। तो अब हमारा जो एनिमेशन है वो बटन पे क्लिक करने के 2 सेकंड बाद एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। सो नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, ईजिंग। ये बहुत ही ज्यादा धांसू टॉपिक है जिसके ऊपर अगर मैं चाहूँ तो पूरा का पूरा एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ, बट टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे हमारे पास टाइम बहुत ही ज्यादा कम है, तो मैं जल्दी से आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। तो याद है मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एनिमेशंस में आप सिंपली वैल्यूज को चेंज करते हो बट इन अ गिवन स्पैन ऑफ टाइम। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास एक वैल्यू है जो कि चेंज हो रही है फ्रॉम 0 to 100 इन 4 सेकेंड्स। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि जब हमारा एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा तो एट 2 सेकेंड्स हम किस वैल्यू पे पहुंचे होंगे? यस, यू आर राइट, 50 पे। बट ये तब होगा जब हमारा जो वैल्यू है वो टाइम के साथ लीनियरली चेंज हो रहा होगा, बट हर बार ऐसा हो वो जरूरी नहीं है। कभी कभार आपको चाहिए होगा कि आपकी जो वैल्यू है वो अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे अलग अलग रेट ऑफ चेंज के साथ बदलती रहे, जैसे स्टार्टिंग के 1 सेकेंड तक एकदम स्लोली चेंज हो, फिर बीच के 2 सेकेंड्स में फास्ट और फिर से लास्ट के 1 सेकेंड में स्लोली चेंज हो। एंड दिस लेडीज एंड जेंटलमैन इज व्हाट वी कॉल एज ईजिंग। सो कंपोज में आपको कुछ डिफॉल्ट ईजिंग वैल्यूज मिल जाती है जैसे इज इन, इज आउट, इज इन आउट, इज इन क्यूबिक, इज इन आउट एक्सपो एक्सेट्रा। तो देखो यहाँ इनका मतलब होता है सेटल होना या समझ लो कंप्लीट होना, यानी जब आपका एनिमेशन एंड हो रहा होगा तब कैसे एंड होगा। तो यहाँ इज इन का मतलब होता है जब एनिमेशन एंड हो रहा हो तो हमारी जो वैल्यू है वो धीरे धीरे अपनी टारगेट वैल्यू तक पहुंचे, जिससे हमें एक झटका सा फील नहीं होगा एट द एंड ऑफ द एनिमेशन। एंड सेम कॉज फॉर ईज आउट एज वेल, यानी जहां हमारा एनिमेशन स्टार्ट हो रहा होगा उधर। अगर आप लोगों को ईजिंग को और भी ज्यादा डेप्थ में समझना है या फिर विजुअलाइज करने में हेल्प चाहिए, देन आई वुड हाईली सजेस्ट यू गाइस टू चेक आउट दिस पेज वेयर यू विल फाइंड ऑल द विजुअलाइजेशंस ऑफ ऑल पॉसिबल ईजिंग्स दैट आर बीइंग गिवन in Jetpack Compose. So I will give you the link of this page in the description so you guys can kindly just go and check this out. मैं आप लोगों को ये सारी चीजें वीडियो में अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन सब का वीडियो में आगे बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। तो अगर आप लोगों को अभी से ये सारी चीजें पता होंगी तो आगे के कॉन्सेप्ट समझने में आप लोगों को बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। तो यहाँ हमने एनिमेशन स्पेक में अभी ट्विन पास करा था, राइट? तो यहाँ पे हम लोग ट्विन के साथ साथ स्प्रिंग भी पास कर सकते हैं। तो देखो स्प्रिंग और ट्विन ऑलमोस्ट सेम ही होता है। आप ऑलमोस्ट दोनों में से ही सिमिलर आउटपुट जनरेट कर सकते हो, बस दोनों में वैल्यूज को पास करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे अगर मैं ट्विन की जगह
जगह पे स्प्रिंग को पास करूँ तो हमारा जो एनिमेशन है वो ऑलमोस्ट सेम ही दिखेगा। बस वहां पे हमारे पास ट्विन में ड्यूरेशन होता था और यहाँ पे हमारे पास स्प्रिंग में स्टिफनेस होती है, जिसकी हमें कुछ फिक्स वैल्यूज दी जाती है जिनको हम अपने यूज केस के हिसाब से सिलेक्ट करके पास कर सकते हैं। और ट्विन में हमारे पास ईजिंग होता था, बट यहाँ पे हमारे पास डैम्पिंग रेशियो होता है जो कि आपके एनिमेशन में कितना बाउंस होगा उसको स्पेसिफाई करता है। सो लेट अस स्टार्ट विद स्टिफनेस। तो यहाँ पे लो स्टिफनेस का मतलब होता है कि आपका जो एनिमेशन है वो लंबा चलेगा और हायर स्टिफनेस का मतलब है आपका एनिमेशन बहुत तेजी से चलेगा। सेम चीज डैम्पिंग रेशियो के लिए भी होती है। लो का मतलब होता है कम बाउंस करना और हाई का मतलब होता है ज्यादा बाउंस करना। अब देखिए, वैसे तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है कि कब कौन सा यूज करना होता है। आप बस सिंपली अलग अलग वैल्यूज को ट्राई आउट कर सकते हो और आपके यूज केस के हिसाब से जो भी आपको बेस्ट फिट लग रहा हो उसे यहाँ पे चूज कर सकते हो। बट अगर मेरी बात करूँ तो मैं मोस्टली ट्विन के अंदर ड्यूरेशन 600 से 900 के बीच में रखता हूँ और ईजिंग में मैं मोस्टली ईज इन आउट या फिर ईज इन आउट एक्सपो ही यूज करता हूँ। और अगर स्प्रिंग की बात करूँ तो मैं उसके अंदर स्टिफनेस को मीडियम लो रखने की कोशिश करता हूँ और डैम्पिंग रेशियो को लो रखता हूँ। बट अगेन ये मेरे प्रेफरेंसेस है, आपके लिए जो भी बेस्ट हो वो आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा और डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं एंड आई प्रॉमिस दिस इज द लास्ट वन। ओके, व्हाट इफ मेरे एनिमेटेड विजिबिलिटी के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो और उन सबको मैं सेम एंटर और एग्जिट एनिमेशन नहीं देना चाहता हूँ, यानी कि सारे ऑब्जेक्ट्स जो शो होंगे और हाइड होंगे उन सबको इंडिविजुअली एंटर और एग्जिट एनिमेशंस देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे तो एनिमेटेड विजिबिलिटी के अंदर हम जो भी एंटर और एग्जिट एनिमेशन देंगे वो एनिमेटेड विजिबिलिटी के सारे चाइल्ड्स के ऊपर लागू होगा। अब आप में से बहुत सारे ऐसे महाशय होंगे जो कि बोलेंगे कि एक काम करता है ना, सबको इंडिविजुअल एनिमेटेड विजिबिलिटी से रैप कर देते हैं और सबको सेम स्टेट पास कर देते हैं। सो यस, दिस कुड बी अ वे हाउ यू कैन अचीव व्हाट वी वांटेड टू डू, बट इज दिस द मोस्ट एफिशिएंट वे? प्रोबेबली नॉट। इसको करने का एक और सिंपल तरीका है, दैट इज बाय यूजिंग एनिमेट एंटर एग्जिट मॉडिफायर। ये मॉडिफायर काम में आता है हर एक चिल्ड्रन को इंडिविजुअल एंटर एग्जिट ट्रांजिशंस पास करने के लिए। चलिए एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक नहीं बल्कि दो बॉक्सेस है, जहाँ पहला जो बॉक्स है उसको मैं फेड इन और फेड आउट करवाना चाहता हूँ और दूसरा बॉक्स मैं स्केल इन और स्केल आउट करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इन दोनों चाइल्ड्स को यानी कि बॉक्सेस को हमारे एनिमेटेड विजिबिलिटी के अंदर रैप कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे इस एनिमेटेड विजिबिलिटी के अंदर एंटर और एग्जिट एनिमेशंस में नन वैल्यू को पास कर दूंगा। इससे ये अब कोई भी ट्रांजिशन नहीं करेंगे अपने चिल्ड्रंस के लिए। अब हम एनिमेट एंटर एग्जिट मॉडिफायर की मदद से इन दोनों को इंडिविजुअली एंटर और एग्जिट एनिमेशंस पास कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। एंड नाउ आवर आउटपुट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। कूल राइट? ऑल्सो कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास 5 या 6 चिल्ड्रंस हो जो कि सेम एंटर एग्जिट एनिमेशन यूज कर रहे हो, बट एक ऐसा है जो कि एक अलग एनिमेशन यूज कर रहा है। तो ऐसे में आप एनिमेटेड विजिबिलिटी में नन की जगह जो मेजॉरिटी चिल्ड्रंस के ट्रांजिशन है वो दे सकते हैं और फिर एनिमेट एंटर एग्जिट की मदद से उस एक चिल्ड्रन को अलग से ट्रांजिशन पास कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट ये जो है ये हमारा हर एक एलिमेंट के लिए पहले चेक करेगा कि अगर एनिमेटेड विजिबिलिटी में एंटर एग्जिट एनिमेशन दिया हुआ है या नहीं। अगर नहीं दिया हुआ है तो वो मॉडिफायर में से लेने की कोशिश करेगा। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर डाउट्स है तो कमेंट्स में लीव करिए, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। आई होप आप लोग ओवरवेल्म नहीं हुए होंगे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ लेकर, एंड आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप इस वीडियो को थोड़ा थोड़ा करके देखने की कोशिश करें इंस्टेड ऑफ वॉचिंग इट ऑन वन गो, ताकि आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने का टाइम मिले और आपका जो माइंड है वो सब कुछ आसानी से ग्रास्प कर पाए। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। आगे हम और भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं और आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है सब कुछ सीखने में। तो लेट्स कम टू आवर सेकंड कंपोजिबल, दैट इज क्रॉस फेड। तो ये कंपोजिबल आप तब यूज करेंगे जब आपका एक ऑब्जेक्ट दूसरे किसी ऑब्जेक्ट के साथ रिप्लेस हो रहा हो। अगेन ये एनिमेटेड विजिबिलिटी की तरह ही है, बस यहाँ पे जब एक ऑब्जेक्ट हाइड हो रहा होगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट शो हो रहा होगा। तो चलो आपको कोड से ही समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने
एग्जाम्पल के तौर पे जो पहले हमने लिया था वही सेम फिर से लिया हुआ है, बट यहाँ पे हम एक बॉक्स को हाइड और शो करवाने की जगह पे हम दो बॉक्सेस को स्विच करवा रहे हैं। कोड भी हमारा एकदम ही सिंपल है। यहाँ पे हमारे पास एक बूलियन स्टेट है और इस बटन के क्लिक के ऊपर हम उसकी वैल्यू को टॉगल करवाएंगे और यहाँ पे एक सिंपल इफ एल्स कंडीशन है जहाँ पे अगर स्टेट की वैल्यू ट्रू होगी तो ये बॉक्स दिखेगा, नहीं तो फिर दूसरा बॉक्स दिखेगा। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ स्विच हो रहे होंगे तो हमें क्रॉस फेड एनिमेशन को लगाने के लिए इस पूरे इफ एल्स कंडीशन को क्रॉस फेड एनिमेटेड कंपोजेबल के अंदर रैप करना होगा और यहाँ पर भी हमारे पास एक बूलियन स्टेट चाहिए होगा जिसको हम इस क्रॉस फेड के अंदर पास करेंगे। अब इफ के अंदर जो ये स्टेट है वो हमें इट के नाम से मिलता है। हालांकि आप चाहो तो इसे रीनेम कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसे नाम दे रहा हूँ विजिबल। ये कॉटलिन का ही सिंटैक्स है। इसको समझने के लिए आपको कॉटलिन अच्छे से आनी चाहिए। सो इन सिंपल वर्ड्स आपको अपना जो स्टेट है उसकी वैल्यू इस ब्लॉक के अंदर इट करके मिल जाती है, यानी कि आप उसको इट करके एक्सेस कर सकते हो और अगर आप चाहो तो उसे रीनेम भी कर सकते हो कुछ इस तरह से। बाकी सारी जो चीजें हैं वो एज इट इज रहेंगी, उनमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो अगर इसका आउटपुट हम देखें तो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। सो सेकंड कंपोजेबल आप लोगों को बहुत ही ज्यादा आसान लगा होगा, एटलीस्ट आई एम होपिंग सो। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा तीसरा और आखिरी कंपोजेबल इन दिस सेक्शन, दैट इज एनिमेटेड कंटेंट। अमॉन्ग्स द रेस्ट ऑफ द टू कंपोजेबल्स मुझे पर्सनली ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, बट आपको इसे सही जगह पे यूज करना आना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होगा और उसे हमें हाइड और शो करवाना होगा तो वो हम कैसे करवाएंगे। फिर हमने देखा कि दो ऑब्जेक्ट्स को स्विच करना हो वो भी क्रॉस फेड के साथ, तो वो कैसे करवाएंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे कि अगर किसी स्टेट की वैल्यू जब जब चेंज हो तब हम उस पे एनिमेशन कैसे लगा सकते हैं। तो इसका एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। चलो लेट्स से मेरे पास एक स्टेट है ऑफ टाइप इंटीजर जिसकी वैल्यू मैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवाऊंगा ऑन द टैप ऑफ दिस बटन। तो अगर हम इसे बिना एनिमेशन लगाए देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब इस पे एनिमेशन करने के लिए क्या करेंगे, हम इसे रैप करेंगे इनसाइड एनिमेटेड कंटेंट। अब एज यूजुअल आपको इसके अंदर भी कुछ ना कुछ स्टेट पास करना होगा, राइट। तो हमारा स्टेट कौन सा है यहाँ पे, यस यू आर राइट, इंटीजर स्टेट, जिसके चेंज के ऊपर हम एनिमेशन करवाना चाहते हैं। अब ब्लॉक के अंदर अगर हम इस स्टेट की वैल्यू को गेट करना चाहें तो हम इट की हेल्प ले सकते हैं, सिमिलर टू व्हाट वी सॉ इन क्रॉस फेड। ऑल्सो यहाँ पे भी इसे रीनेम करा जा सकता है, सिमिलर टू व्हाट वी डिड इन क्रॉस फेड। तो यहाँ पे मैं इसे रीनेम कर रहा हूँ टू काउंट और अब यहाँ पे स्टेट की जगह हम काउंट को यूज करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखनी पड़ेगी। इस ब्लॉक के अंदर इस इट का यूज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी इसके अंदर जो हमें स्टेट की वैल्यू मिलेगी उसी का हमें इसके अंदर यूज करना है, नहीं तो हमारा जो एनिमेशन है वो वर्क नहीं करेगा। सो इस चीज को याद रखना। सो अभी अगर हम इसका आउटपुट देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। सो एज यू कैन सी हमारा जो काउंट है वो एनिमेशन के साथ इंक्रीज हो रहा है। तो चलिए इसमें थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। सो लेट्स से हमें इसकी एंटर और एग्जिट ट्रांजिशंस को कस्टमाइज करना है। वी कैन सिंपली डू दिस विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांजिशंस ब्लॉक। और इसके अंदर भी जैसे हमने एनिमेटेड विजिबिलिटी में देखा था सेम वैसे ही एंटर और एग्जिट एनिमेशंस पास कर सकते हैं। एंड अगेन अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे एनिमेशंस को कंबाइन भी कर सकते हो, लाइक दिस। तो ये तो हमारे पास कुछ डिफॉल्ट एनिमेटेड कंपोजेबल्स थे जिनको हमने यूज करा और एनिमेशंस को इम्प्लीमेंट करा हमारी यूआई में। तो अभी हम जंप कर रहे हैं टू द सेक्शन ऑफ एनिमेशंस जहां पे हम बहुत ही लो लेवल एपीआईज के साथ डील कर रहे होंगे, जहां पे हम डायरेक्टली वैल्यूज को ही मैनिपुलेट कर रहे होंगे और उनकी मदद से हम एनिमेशंस को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस बिगिन विद एनिमेटेबल। सो व्हाट इज एनिमेटेबल? विद द हेल्प ऑफ एनिमेटेबल यू कैन एनिमेट अ फ्लोट वैल्यू टू एनी वैल्यू ऑफ योर चॉइस। तो यार मैंने थियरी में ज्यादा अब नहीं जाने वाला, ओके। अपन डायरेक्ट कोड से ही समझने की कोशिश करते हैं। चलो, एक स्टेट है टॉप पे जिसका टाइप फ्लोट है और इनिशियल वैल्यू 0 है एंड हमारे पास यहाँ पे नीचे दो बटन्स हैं जिसमें पहला बटन करंट स्केल की वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट करेगा और दूसरा बटन 1 से इंक्रीमेंट करेगा। सो फर्स्ट लेट्स सी कि बिना एनिमेटेबल को यूज करे ये कैसा लगता है। सो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, ओके। सो नाउ लेट अस कन्वर्ट दिस कोड टू यूज
एनिमेटेबल। तो एनिमेटेबल को यूज करने के लिए हम सिंपली जो हमने स्टेट डिक्लेयर करा था वहां पे म्यूटेबल स्टेट ऑफ को एनिमेटेबल से रिप्लेस कर देंगे। अब हम जहां पे भी इसे यूज करना चाहे वहां स्केल डॉट वैल्यू की मदद से इसे यूज कर सकते हैं। अब ऑफ कोर्स अगर हम म्यूटेबल स्टेट को यूज नहीं कर रहे हैं तो मतलब हम अब इसे इतना सिंपली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी नहीं कर पाएंगे। सो फॉर दिस वी विल यूज अ मेथड कॉल्ड एनिमेट2 जो कि हमें मिलता है इस एनिमेटेबल के अंदर ही। सो लेट्स सी हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। सो सबसे पहले अगर इंक्रीमेंट की बात करें तो यहाँ पे हम कहेंगे स्केल डॉट एनिमेट2 और इसमें हम करंट वैल्यू को जिस वैल्यू तक ले जाना चाहते हैं उसे पास करेंगे। सो ऑफ कोर्स हमारे केस में हम करंट वैल्यू को फ्रॉम करंट वैल्यू टू करंट वैल्यू प्लस 1 तक लेके जाएंगे, यानी 0 से 1 फिर 1 से 2 एंड सो ऑन, समथिंग लाइक दिस। अब ये जो एनिमेट2 मेथड है वो एक सस्पेंड मेथड है। सो हमें इसे एक कोरोटिन स्कोप में रैप करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम रिमेंबर कोरोटिन स्कोप का यूज करेंगे और इसमें से हमें स्कोप मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस लॉन्च ब्लॉक। एंड सी नाउ द एरर हैज आल्सो गॉन। वी विल रिपीट दिस सेम थिंग फॉर डिक्रीमेंट एज वेल एंड बूम आवर एनिमेशन इज डन। Looks cool, right? Now let's dive a little more deeper into this. So as usual, यहाँ पे आप एनिमेशन को भी कस्टमाइज कर ही सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप चाहो तो एनिमेशन स्पेक के अंदर ट्विन या फिर स्प्रिंग को पास कर सकते हो। ऑल्सो लेट्स से कि अगर आप किसी वैल्यू को चेंज करवाना चाहते हो और वहाँ पे आपको एनिमेशन नहीं करवाना है, then you can simply use snap2 instead of animate2 and it will change the current value but without any animation. Now let's jump to another similar thing that you can use but in a slightly different way. I am talking about animate. Let's jump directly to the code because now you don't need much explanation. We will implement the same animation as we did previously but using animate. So animatable में हमने यहाँ पे इस state में changes करे थे, right? But इस बार यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। You simply need to make changes where you are changing the value or I can say updating the value. In our case, we are doing that inside of the on-click lambdas of both of these buttons. So again, we would need coroutine scope as this animate is also a suspending function. So let's see हम इसे कैसे यूज करेंगे। तो इसके अंदर जो आपको दो चीजें देनी होती है, फ्रॉम n2 यानी कौन सी वैल्यू से स्टार्ट करना है वो और कहाँ तक जाना है वो। आफ्टर दैट हमें इस लैम्बडा फंक्शन के अंदर इसकी अपडेटेड वैल्यू मिलेगी जिसको हमें यूज करना है एनिमेशन फॉर्म करने के लिए। इन आवर केस वी वुड डू समथिंग लाइक दिस। हमारा फ्रॉम करंट वैल्यू ऑफ स्केल होगा और टू करंट वैल्यू प्लस 1 होगा और ये एनिमेशन होता हुआ जो अपडेटेड स्टेट का वैल्यू होगा वो हमें इस लैम्बडा में मिलेगा जो कि हम अपने एक्चुअल स्टेट में अपडेट कर देंगे जिसे हम इस स्केलिंग में यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, एंड वी विल रिपीट दिस सेम थिंग फॉर डिक्रीमेंट एज वेल। सो लेट्स टेक अ लुक एट आवर आउटकम। सी लुक्स द सेम, राइट? ऑल्सो यहाँ पे भी आप एनिमेशन स्पेक्स को पास कर सकते हैं एज वी सॉ अर्लियर इन द प्रीवियस एग्जांपल्स। लेट्स टेक अ लुक एट द थर्ड एंड द लास्ट अप्रोच फॉर डूइंग दिस, दैट इज एनिमेट एज स्टेट APIs। ये APIs भी बहुत कुछ एनिमेटेबल की तरह ही वर्क करती है विद सम स्मॉल चेंजेस। सो चलिए फिर से सेम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। नाउ ऑल दैट आई विल डू इज डिक्लेयर वन मोर स्टेट बिलो आवर फर्स्ट स्टेट। दिस स्टेट विल बी ऑफ टाइप एनिमेट एज स्टेट। अब यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप की APIs मिल जाती है। यू कैन यूज एनी ऑफ दिस डिपेंडिंग अपॉन कि आपका जो डेटा टाइप है वो कौन सा है। इन माई केस इट्स इंटीजर, सो आई यूज एनिमेट इंटीजर एज स्टेट। अब इसके अंदर आप ऊपर वाला जो स्टेट है उसे पास कर दीजिए। अब आपको जहां पे स्केलिंग अप्लाई करनी है वहां पे ऊपर वाले स्टेट की वैल्यू पास नहीं करेंगे बल्कि नीचे वाली पास करेंगे, बट हम जो चेंजेस है वो अपर वाले स्टेट में ही करेंगे। तो अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स में समझे तो ऊपर वाला जो स्टेट है वो हमने नीचे टारगेट में दिया है, राइट? तो जब भी हमारे टारगेट की वैल्यू चेंज होगी तो वो एनिमेशन के साथ अपने नेक्स्ट वैल्यू पे जाएगा और जो भी एनिमेटेड वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पे एनिमेटेड स्केल में मिलेगी, which we will be using to scale composables as we are using in this code. So let's take a look at the output. This is how it looks. Also, you can use it like this as well. The state will be boolean and the inside of our animate as state will be changing the target state based on this boolean state. Like if it's true, then the scale will be 1f, else 0f. And on the click of this button, we will toggle this boolean state. Pretty simple, isn't it? Let's see how it looks. You can also use this for colors as well, something like this. And here's how it looks.
Congratulations guys, you just came so far. So first of all, clap for yourself because I know आधे से ज्यादा तो बहुत पहले हार मान के चले गए होंगे, लेकिन आप लोग अभी तक लगे हुए हो और सीखना चाहते हो, यही आपको सबसे अलग बनाता है. So let's go to the next thing, that is infinite transition. So as the name suggests, using this we would be able to implement a transition which will be never ending or say infinite. So again, let's take the same example. What we want to do is that we want to constantly change the value from 0 to 1 and then again 0 to 1 and then again 0 to 1, and it should keep on repeating this. Let's see how we can do this with infinite transition. So first of all, we need to get reference to this infinite transition, and from it we would manage the starting and ending values of the transition. There are more things to this, but we will come to this in a while. So as usual, we could use this state's value to scale our box, and it would look something like this. Now let's say I want to animate first from 0f to 1f, and then instead of starting again from 0f, I want that the value should get reversed from 1f to 0f, and then again from 0f to 1f, and then 1f to 0f, and so on. For doing this, you simply need to pass the direction for this transition. So set it reversed and boom, see how simple it is. Also, again as usual, you can pass the animation spec here as well for customizing it further. So ladies and gentlemen, we are here at the last section of our video, and this is not even the last section, but I would rather say bonus section. Here I'll be telling you about two important modifiers which you can use to implement some very cool animations. If you guys have seen my top 10 modifiers video, then you guys might be aware about them, but if not, then stick to the video and let's see our first modifier, that is animate content size. So this is mostly used when we are having a container inside which we have some child composable which is shown and hidden, but what we want is that the outside container resizes but with an animation. So let's take an example. Here we have a box inside which we have another two boxes. I have given colors to both this and also to the parent. Also I have given inner padding to this ताकि आप लोगों को जो resizing है वो होती हुई दिखे. So आप जो modifier है उसे इस parent को दोगे. Here I will be doing hide and show for this green box, that is the second one, and if we look at our output, this is how it looks. The next modifier that I'm gonna talk about is animate item. आप ये modifier तब यूज करेंगे जब आपको अपने किसी भी lazy layout के अंदर जो भी items होंगे उनमें कुछ भी modifications करने होंगे, like add, delete और shuffle, but along with an animation. So let's take an example. Don't worry, I'll have to choose a different one over here. So first I'll have a simple list as you can see over here. After that, some buttons which will add, delete and shuffle all these items. Below that we have our lazy column inside which I have passed this list. Also I have given key to this. See, passing this key is very important, as without this animation won't work. This key should be unique, and if duplicate keys are passed to this, then it's gonna throw an error and your application will be crashed. After that, what we need to do is pass this animate item modifier to the first child inside this items block. Also, please keep in mind that you can only get this animate item modifier inside this items block scope only, not outside of it. So let's see how this looks. Wow, amazing, right? So this was all. Now you can simply use this animation APIs and composables to implement animations in your Jetpack Compose UI. Also, I am really very sorry as I couldn't take much more complex examples as it would consume more time, but I'll try to make some separate videos for that where we will just learn and practice this by making some more complex animations. So I hope this video was helpful for you guys and you came to know about new stuff in Compose. If so, please make sure to hit that like button and also share this video in your groups and with your friends so that even they can learn something new in this weekend. Also subscribe because that's what motivates me to make such long videos for you guys. So I'll see you guys in the next one. Till then, take care. Bye bye. Keep coding.